Hello students, today we are here to discuss about thermodynamic residual entropy. Okay, देखो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का हमारा फोर्थ पार्ट है वही चल रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल जो थर्मोडायनेमिक होती है उसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारी रेजिडुअल एंट्रोपी है उसको हम कैसे निकालेंगे, वो सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, देखो रेजिडुअल एंट्रोपी को हम पहले भी निकाल चुके हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं फिर से आपको ध्यान दिला देती हूँ। दैट इज़ जो हमारे पास क्या होता है, एक थर्ड लॉ होता है थर्मोडायनामिक का, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ओके, जो आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है उसके अंदर हम रेजिडुअल एंट्रोपी निकाल चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ स्टैटिस्टिकल में भी पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो इसका फॉर्मूला आपके पास आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स प्रेजेंट होंगी। दैट्स वाई यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने कहा जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो ये कहता है कि जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कुछ सब्सटेंस की बात कर रही हूँ मैं, कुछ सब्सटेंस की बात कर रही हूँ, जो क्रिस्टलाइन जो आपका सॉलिड होता है। नॉर्मल से एक बात ध्यान रखो, हमारी एंट्रोपी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंडमनेस। जो रेंडमनेस होती है उसका ये क्या होती है, मेजर होती है। जितनी आपकी रेंडमनेस बढ़ेगी, पार्टिकल्स में जितने ज़्यादा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, पार्टिकल्स जो हैं बहुत दूर दूर अरेंज होंगे, उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई किधर जा रहा है पार्टिकल, कोई किधर जा रहा है, तो ये जो रेंडमनेस होती है, ये जो रेंडमनेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। जो डिसऑर्डरनेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंडमनेस। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमारी जो एंट्रोपी है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे पार्टिकल की मोटिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी मोशन और भी ज़्यादा रैंडम हो जाए। कोई पार्टिकल कहीं जा रहा है, कोई पार्टिकल्स कहीं जा रहा है। पहले पार्टिकल्स कैसे थे, एक ही लाइन में थे पार्टिकल्स, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे पार्टिकल्स की जो मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो ये सब कब हो रहा है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके बाद क्या होगी, हमारी एंट्रोपी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बहुत ज़्यादा कब बढ़ रही है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें तब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो एंट्रोपी है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज़। तो हमारी जो एंट्रोपी होगी वो भी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हमने तो हमारा एंट्रोपी भी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। दैट मीन्स ये हुआ कि जो हमारे यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे, रेगुलर अरेंजमेंट में चले जाएंगे। पार्टिकल्स कैसे चले जाएंगे, रेगुलर अरेंजमेंट में चले जाएंगे। जब पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगी, पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगी, तो रेंडमनेस डिक्रीज़ कर जाएगी। रेंडमनेस डिक्रीज़ करेगी, इसका मतलब ये है कि जो हमारी एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ, कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हमें कोई गिवन होता है, तो अगर उसमें कोई भी रेंडमनेस प्रेजेंट होती है, नहीं कोई भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या अरेंज होते हैं, रेंडमली वो अरेंज होते हैं। अगर वो रेंडमली अरेंज होते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर किसी के अंदर रेंडमनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है तो उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि रेंडमनेस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ एंट्रोपी बढ़ती है हमारी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे तो एंट्रोपी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। रेगुलर से क्या हो जाएगी, वो इरेगुलर हो जाएगी। तो रेगुलर से इरेगुलर हो जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी, यानी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। ये कब होगी, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, मान लो पहले हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन अब कहाँ चले गए हम, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चले गए हैं। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, या फिर क्या बोल सकते हो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम चले जाएंगे, तब हमारा क्या होगा, एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, मैंने क्या कहा कि मान लो हमारा पहले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, हमने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके 0 केल्विन टेम्परेचर पे आ गए हम। जब हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे आए तो उस टाइम पे हमारी एंट्रोपी जो है वो भी डिक्रीज़ करके कितनी हो गई है, 0 हो गई है। मतलब हमारी एंट्रोपी भी डिक्रीज़ कर गई है। एंट्रोपी डिक्रीज़ करके कितनी 0 हो गई है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको कहा जाता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, द एंट्रोपी also found to be 0.
एंट्रोपी हमें क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है, फाउंड टू बी ज़ीरो मिलती है, एब्सोल्यूट। देखो स्टेटमेंट समझिए आप, स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी फाउंड टू बी ज़ीरो। दैट मीन्स हमारी जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है यहाँ पर, ज़ीरो हो रही है। एंट्रोपी कितनी हो गई हमारी, ज़ीरो हो गई है। कितने केल्विन टेम्परेचर पे, ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे। ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये क्या है हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देखो, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनकी एंट्रोपी जो होती है वो ज़ीरो नहीं होती है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। ये बात समझे। पहली स्टेटमेंट क्लियर हुई कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे हमारी एंट्रोपी पे हमें ज़ीरो मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं, सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं, उनके एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। CO हो जाता है हमारे पास, NO हो जाता है, N2O हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं, ऐसे क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ये ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसमें एंट्रोपी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। दैट मीन्स इनकी जो एंट्रोपी है वो हमें ज़ीरो नहीं मिलती है एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। दैट मीन्स इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो मैंने स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, दैट इज़ कि जो हमारे ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे, देखो ये हमने CO का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रखा है, दैट इज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ CO का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, दैट इज़ CO क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे इसकी एंट्रोपी ज़ीरो होनी चाहिए, बट ये क्या मिलती है हमें, ज़ीरो नहीं मिलती है। एंट्रोपी है ये S सिंबल जो हमारे एंट्रोपी का है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है CO, इसकी एंट्रोपी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसकी ज़ीरो नहीं मिलती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी आपकी, ठीक है। आपके पास मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारी एनर्जी होती हैं, रोटेशनल भी होती हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है, रोटेशनल एनर्जी भी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो एनर्जी भी हमारे पास होती है, और लास्ट वन इज़ योर वाइब्रेशनल एनर्जी भी हमारे पास होती है। तो सारी एनर्जी हमारी क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर, बट वाइब्रेशनल एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बात आपको क्लियरली मैं बता रही हूँ यहाँ पे। देखो जब ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर हमारा होगा, देखो जब हमारा ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे ट्रांसलेशन एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है फ्रीज हो जाते हैं। ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, आइसिंग हो जाती है, यानी हर चीज़ क्या होती है वो आइस हो जाती है, वो सॉलिड हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है फिक्स हो जाती है, तो उसमें ट्रांसलेशन कोई मोशन नहीं है। तो ये एनर्जी भी ज़ीरो, रोटेशनल एनर्जी भी ज़ीरो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी ज़ीरो, लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। दैट मीन्स मॉलिक्यूल जो है अपनी मीन पोजिशन के अराउंड क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है, अपनी मीन पोजिशन के अराउंड क्या करता है, वो वाइब्रेट करता रहता है। तो उसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। तो उसके पास, मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई क्या होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है। जब मॉलिक्यूल के पास कोई ना कोई एनर्जी प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स ये हुआ कि उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी वो ज़ीरो नहीं, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के पास कोई ना कोई एनर्जी तो है, तो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे, टू फ्रो मोशन करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, टू फ्रो मोशन करेंगे। जब वो टू फ्रो मोशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के पास, जिसकी वजह से एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, टू फ्रो मोशन करते हैं। दैट मीन्स जैसे पेंडुलम आपने देखा है, वो अपनी मीन पोजिशन के सामने इधर मूव करता है, इधर मूव करता है। तो ये जो इसकी मीन पोजिशन होती है, इस मीन पोजिशन के अराउंड क्या करता है, इधर मूव करता है, कभी वो इधर मूव करता है। कौन, पार्टिकल। तो पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन से कभी इधर मूव करता है, कभी इसकी वजह से उसमें क्या आती है, रेंडमनेस आती है। इसकी वजह से उसमें क्या आती है, रेंडमनेस आती है, और रेंडमनेस की वजह से उसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी की वैल्यू आती है, मतलब कुछ ना कुछ एंट्रोपिक वैल्यू होती है। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपको ये क्लियर हुआ कि कुछ ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, CO, NO, N2 होते हैं, जिनकी एंट्रोपी नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि उनमें वाइब्रेशन एनर्जी होती है, और वो वाइब्रेशन एनर्जी दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। रेंडमनेस जो होती है उनके अंदर, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से, क्योंकि ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे वाइब्रेशन एनर्जी उनकी कभी ज़ीरो नहीं होती है, और इस वाइब्रेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी से कहा जाता है, दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, आएगा आपके, ठीक है। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी आपने पिछले में पढ़ा हुआ होगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में।
तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, 0 पॉइंट एनर्जी होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मोशन करते हैं, रैंडमनेस आती है, और उस रैंडमनेस की वजह से एंट्रोपी आती है, और वो एंट्रोपी हमारे 0 नहीं होती है, कब, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। दैट्स वाई हमने इतना सब यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूले की हम बात करते हैं। अब हम लिखेंगे एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है। एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस इज इक्वल टू में क्या होता है, के एल एन डब्लू हमारे पास होता है। एस यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है, देखो ध्यान से, एस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। एस यहाँ पर एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डब्लू जो है वो हमारे क्या करता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, एल एन, एल एन क्या हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है। तो एस एंट्रोपी होगी हमारे पास, एस इज इक्वल टू में के एल एन डब्लू हो जाएगा। डब्लू हमारी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, या फिर ये क्या होती है, हमारी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हमारे पास होती हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हमारे पास होती हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी इसे कहा जाता है, या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये हमारा क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास होता है, और एस हमारी क्या होती है, एंट्रोपी होती है इस फॉर्मूले से। अगर हमें जो भी सब्सटेंस हमें प्रोवाइड किया गया है, जो भी सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो भी प्रोवाइड किया गया है, अगर वो 1 मोल हमें दिया जाता है, अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमें दिया जाता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, के एल एन डब्लू, और एन ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एन क्या है आपके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब अगर कोई कितने मोल का सब्सटेंस दिया गया है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, ठीक है। तो n से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इतने गिवन होते हैं। अगर आपका n क्या है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जब n को k से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका r बन जाता है, दैट इज गैस कॉन्स्टेंट होता है। ये आपको याद होना चाहिए, छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स को हम आर के से मल्टीप्लाई करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा आर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इन दोनों की जगह हम क्या मेंशन कर सकते हैं, आर एल एन डब्लू हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर रिलेशनशिप, और ये आपको याद होना चाहिए, इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ छोटी सी, यहाँ पर डब्लू निकालने में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। मैं एक नोट यहाँ पर लिख रही हूँ, उस नोट को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। नोट में मैंने क्या लिखा, देखो नोट में क्या लिख रही हूँ मैं, नोट में मैं ये लिख रही हूँ, नोट में ये लिख रही हूँ कि फॉर ऑल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ऑल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो हमें गिवन होते हैं, उनके लिए जो डब्लू होता है ऑलवेज 2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि फॉर ऑल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए डब्लू की वैल्यू, यानी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा कितनी रहेगी, 2 रहेगी। जैसे आपको क्या दिया है, CO, ये है ना डायटोमिक मॉलिक्यूल, 2 एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, C है और एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। NO हो गया हमारे पास, ये भी हमारा हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या हो गया, हेट्रो एटम कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों हेट्रो एटम है। तो इसके लिए क्या रहेगी, डब्ल्यू वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। HCl भी हेट्रोन्यूक्लियर है, तो इसके लिए भी डब्ल्यू वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो इन सब के लिए जो डब्ल्यू की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमारे पास 2 रहेगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, S इज इक्वल टू में R एल एन, और डब्ल्यू की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, 2 है। अगर आपको CO NO कुछ भी दिया गया, उसकी एंट्रोपी आपको निकालने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, 2 वैल्यू रख सकते हैं। R की वैल्यू सबको पता होती है, R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 आपके पास होता है, जूल पर केल्विन पर मोल आपके पास होती है। ये आपको गैस की यूनिट्स जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला रख सकते हैं और आप इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमें क्या दिया है, फाइंड आउट द रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ NO मॉलिक्यूल इन इट्स क्रिस्टलाइन स्टेट। अब यहाँ पर क्रिस्टलाइन स्टेट इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दैट मीन्स ये है कि मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन स्टेट पे है और ये कब है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे है। लेकिन हमें पता है कि NO मॉलिक्यूल से CO मॉलिक्यूल्स ऐसे कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिसकी एंट्रोपी जो होती है नॉट इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे, इनकी एंट्रोपी नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा, S इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा, KLN डब्लू होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, क्योंकि मेंशन नहीं है, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, इसका मतलब हमारे पास हमेशा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। आपको लेकर चलना है कि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा 1 रहेंगे अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा, एल एन डब्लू हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर एल एन डब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आर क्या आ जाएगा, एन के की जगह हम क्या लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, दैट इज गैस कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है। एस हमें पता ही है, एनओ मॉलिक्यूल हमारा क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स है, इसलिए डब्लू जो है हमारे पास दैट विल बी 2 हो जाएगा। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितने भी हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है हमेशा 2 होती है। तो है जो हमारा एनओ होता है वो हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल है, तो एनओ के लिए हमारे पास डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टू वैल्यू यहाँ पे रख दो, आर एल एन 2 हो जाएगा, और आर की वैल्यू पता ही है 8.314 हमारे पास होती है, जूल जूल पर केल्विन पर मोल हमारे पास होती है, वैल्यू होती है। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू को, 8.314 हमारे पास हो जाएगा, एल एन 2 हो जाएगा। ठीक है, एल एन 2 हमारे पास क्या होता है, 8.314 इंटू में 0.693 कुछ होता है। इसको सॉल्व कर लेना, आपकी जो एंट्रोपी है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना इसकी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डब्ल्यू की वैल्यू इसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये, द नंबर ऑफ कन्फिगेशंस इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फॉर्मूला। यहाँ पर ये कन्फिगेशंस की बात कर रहा है। कन्फिगेशन का मीन्स होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ कन्फिगेशंस होती हैं। नंबर ऑफ कन्फिगेशंस को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स से कहा जाता है। तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है, बेसिकली क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू। और जो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था एंट्रोपी का, जो ये हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला आया है, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास आया है, ये किसने दिया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ने दिया था, और बोल्ट्जमैन ने ही ये फॉर्मूला दिया। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। एस इज इक्वल टू में क्या होता है, के एल एन डब्ल्यू हमारे पास होता है। ठीक है, एस इज इक्वल टू में क्या होता है, के एल एन डब्ल्यू होता है। तो इसने इसको पूछा है, डब्ल्यू को निकाल के बताओ। डब्ल्यू को कैसे निकालोगे, डब्ल्यू को इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो आराम से। क्या करोगे, के को इधर ले जाओ, डिवाइड बाय हो जाएगा के एल एन डब्ल्यू हो जाएगा हमारे पास। इस रिलेशनशिप को सॉल्व करना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो के यहाँ पर क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एल एन हमारा नेचुरल लॉगरिथम होता है, डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी होती है, और ये हमारे पास एंट्रोपी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, के को हम नीचे लेके गए, तो एस बाई के हो जाएगा, एल एन डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप। नेचुरल लॉगरिथम होता है, आपको पता होना चाहिए, नेचुरल लॉगरिथम जो होता है अगर इधर प्रेजेंट है तो दूसरी साइड में जाके वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरल लॉगरिथम याद रखना है कि नेचुरल लॉगरिथम जो होता है दूसरी साइड में जाके, मतलब जो बराबर का साइन है इज इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड में जाएगा तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उधर जाके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा, रेज़्ड पावर क्या हो जाएगा, एस बाई के हो जाएगा। यानी जो भी उधर प्रेजेंट होता है, जो भी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होता है, वो जो भी प्रेजेंट होता है उसकी पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं, ई रेज़्ड पावर एस बाई में के यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सो दिस इज़ योर आंसर, वी गॉट दिस आंसर। यहाँ पर सिर्फ यही पूछा था कि नंबर ऑफ कन्फिगेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको बतानी है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फार्मूला। बोल्ट्जमैन फार्मूला सिर्फ यही है हमारे पास, और इस बोल्ट्जमैन फार्मूला में हमारे पास डब्ल्यू यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इस डब्ल्यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एस नीचे, एस के नीचे के चला जाएगा, एस बाई के हो जाएगा, एल नेचुरल लॉगरिथम जो होता है राइट साइड लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट, जो भी प्रेजेंट होता है उसकी पावर में चला जाता है। तो दिस इज योर रिलेशन, दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट मीट।